शालिनी गुस्से में अपने पति राहुल को एक थप्पड़ मारती है और कहती है। फ्लैशबैक। शालिनी बहुत ही सुंदर लड़की थी। कॉलेज का हर लड़का उसका दीवाना था, लेकिन शालिनी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। बस सारा दिन अपनी खूबसूरती को निखारने में समय लगाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह शालिनी की दोस्त अंकिता का फोन आता है और अंकिता शालिनी से कहती है। अरे शालिनी, कब तक तैयार होगी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कॉलेज नहीं जाना क्या? तुझे तो पता है ना कि अभी वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा है। कॉलेज में आए दिन किसी न किसी की लव स्टोरी सुनने को मिल रही है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि कोई मुझे प्रपोज कर दे, फिर मेरी भी सेटिंग हो जाए। सही में तुझे इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि तेरा दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, और जब तक तुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिल जाएगा ना, तब तक तू ठीक नहीं होगी। लेकिन अब क्या करे, कॉलेज में जितने भी लड़के हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो सारे लड़के तो तुझ पे मरते हैं। अब जब इतनी सुंदर लड़की होगी तो कोई हमें क्यों ही पूछेगा। हाँ, तो मेरा नाम ना शालिनी है। मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। जब तक मुझे सच में किसी से प्यार नहीं होगा, तब तक मैं किसी को हाँ नहीं करूँगी। और इसमें कोई गलत नहीं है। मुझे ना किसी के साथ टाइम पास नहीं करना। मुझे सच में किसी से प्यार होगा तो मैं शादी करूँगी। हाँ, तेरा कहना भी सही है, लेकिन आजकल के टाइम पे कौन शादी करता है? कौन क्या करता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा पार्टनर ऐसा मिले जो मुझसे बहुत प्यार करे और सच्चा हो। अच्छा, अब जल्दी कर, लेट हो रहा है। इस तरह से अंकिता और शालिनी दोनों कॉलेज जाती है। कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वो बहुत ही भाई साहब टाइप का था। कॉलेज के सभी लोगों से दूर रहते थे, लेकिन मोहन के दिल में शालिनी को देखकर प्यार की घंटियां बजने लगी थी। लेकिन वो शालिनी को अपने दिल की बात कहने से डरता था। लेकिन वैलेंटाइंस डे पर मोहन बहुत ही ज्यादा हिम्मत जुटाकर पूरे कॉलेज के सामने घुटनों के बल बैठकर फूलों को बुके लिए शालिनी को प्रपोज करते हुए कहता है। शालिनी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितना सुंदर और स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन सच बताऊँ, मैं दिल से तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। और इस पूरे कॉलेज के सामने मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। शक्ल देखी तुमने अपनी, और मुझसे प्यार कर बैठे। अरे इस कॉलेज में सभी लोग मेरे दीवाने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से भी शादी कर लूं, प्यार कर लूं या किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। देखो, मैं तुमसे प्यार तो क्या, बात करना पसंद नहीं करूंगी। अपनी शक्ल देख कर आओ पहले। हाँ? प्लीज भगवान के लिए मेरे प्यार का ऐसे मजाक मत बनाओ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के प्यार का मजाक बनाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देख, मुझे मत सिखा क्या अच्छा है क्या बुरा। इस कॉलेज में ना तेरे से ज्यादा हैंडसम लड़के मेरे पीछे पागल हैं, लेकिन मैं वही घास तक नहीं डालती, तो तू तो कुछ भी नहीं है। कॉलेज के सारे लोग मोहन पर हंसने लग जाते हैं। मोहन को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और यूं ही एक साल निकल जाते हैं। एक साल बाद शालिनी के फोन पर उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक राहुल नाम के लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। राहुल दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और डैशिंग था। पहली बार शालिनी को कोई लड़का अच्छा लगा था। राहुल की प्रोफाइल देखने के बाद शालिनी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों आए दिन चैट किया करते। धीरे धीरे अब दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अब दोनों कॉल पर बातें करते हैं। वैसे तुम बहुत लकी हो, क्योंकि मैंने न जाने कितने लोगों को मना किया है और एक तुम हो जिससे मैंने फ्रेंडशिप के लिए हाँ की है, वरना मैं तो किसी को दोस्त भी नहीं बनाती। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ। वैसे सच बताऊं तो बिना मिले ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जिसे देखकर ना मुझे पॉजिटिव वाइब आए। और सच बताऊं तो तुम्हें देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। वैसे मुझे तुमसे मिलना है और तुमसे ना अपने दिल की बात कहनी है। इस तरह से शालिनी और राहुल एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और कुछ ही समय बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करके दोनों एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। शादी की पहली रात शालिनी अच्छे से तैयार होकर राहुल का इंतजार कर रही होती है। काफी देर हो जाता है, लेकिन राहुल उसके पास नहीं आता। शालिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या राहुल कहाँ गया। वह राहुल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है।
तभी शालिनी घर के एक कमरे में जाती है जहाँ राहुल साड़ी पहने, माथे पर बिंदी लगाए और ताली बजाते हुए शालिनी से कहता है, और मेरी धर्म पत्नी ये है तुम्हारी हकीकत। मैं हूँ एक किन्नर और तुम्हारी शादी हुई है मुझसे। ये क्या मजाक है? इतना गंदा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन हो तुम? अरे मैं राहुल हूँ और मैं किन्नर हूँ। आज मैंने अपना बदला पूरा किया। कैसा बदला? और ये सब क्या है? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी तुमने? फ्लैशबैक आउट। शालिनी मोहन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। मोहन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब पूरे कॉलेज में सभी लोग मोहन का मजाक बनाने लगते हैं। मोहन धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। अब वो कॉलेज आना बंद कर देता है। अभी उसका छोटा भाई राहुल मोहन से पूछता है, भैया आखिर क्या हो गया? आपको मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से, आप परेशान हैं। मोहन राहुल को अपनी सारी बात बताता है, जिसके बाद राहुल को बहुत बुरा फील होता है। दरअसल राहुल और मोहन दोनों भाई थे। राहुल एक किन्नर था, जिस कारण उसने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बचपन में ही छोड़ दी थी और वो घर पर ही रहा करता था। जब उसे पता चलता है कि मोहन के साथ ऐसा हुआ है तो उसे बहुत बुरा लगता है और मोहन इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेता है। राहुल ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ठान लेता है कि वो शालिनी से इसका बदला लेकर रहेगा। राहुल खुद का मेकओवर करवाकर अपने आप को एक बड़ा ही स्मार्ट और डैशिंग लड़के में बदल लेता है, जिसके बाद वो शालिनी को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। फ्लैशबैक आउट। ये की सच्चाई, जब तुम्हें किसी की प्यार की कदर नहीं है तो तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया। अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं था तो तुम उसे सीधे तरीके से मना भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती की और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। शालिनी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन राहुल ने जो किया वो बहुत गलत था। एक गलत तरीके से किसी को उसकी गलती का एहसास दिलाना भी एक गलत काम ही होता है। शालिनी राहुल के खिलाफ कंप्लेंट करवा देती है, जिसके बाद पुलिस धोखाधड़ी के केस में राहुल को गिरफ्तार कर लेती है और उसे सलाखों के पीछे डाल दी। अनुष्का को एक मॉडर्न बनना था और मॉडर्न बनने के लिए उसे सबसे बेस्ट रास्ता नजर आता है फैशन डिजाइनिंग का। इसलिए एक दिन वो अपने पिता अशोक से बोलती है, पापा, अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती बल्कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। अनुष्का बेटी, ये फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बहुत महंगा होता होगा, हाँ? और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने पैसे तुम्हारे इस फैशन डिजाइनिंग के कोर्स पर लगा सके। कुछ सालों बाद तुम्हारी शादी भी करवानी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस महंगे कोर्स को अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। पर पापा, मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ, लेकिन मोटी होने की वजह से मैं मॉडल नहीं बन सकती। इसीलिए मैंने फैशन डिजाइनिंग का सोचा है। कम से कम इसमें तो मेरा साथ दीजिए आप। तुमने सोच भी कैसे लिया अनुष्का कि मैं तुम्हें मॉडल बनने की इजाजत भी देता? अरे कभी हमारे पूरे खानदान में किसी लड़की ने ऐसे कपड़े नहीं पहने और मैंने तुम्हें इस तरह के छोटे कपड़े पहनने की छूट दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। मैंने कह दिया ना कि तुम कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं करोगी, मतलब कि नहीं करोगी। अब इस विषय पर मुझे और कोई बहस नहीं करनी तुमसे। जाओ, जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। अनुष्का अपने पिता से बहुत डरती थी, साथ ही वो अपने पिता की बहुत इज्जत भी करती थी, क्योंकि जब अनुष्का छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके पिता अपाहिज हो गए थे। अपाहिज होने के बाद भी बड़ी मुश्किलों से अशोक ने अनुष्का की परवरिश की थी, इसलिए वो अपने पापा की किसी भी बात को नहीं काटती थी और ना ही उन्हें कोई जवाब दिया करती थी। अपने पिता के कहने पर अनुष्का बेचारी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और पेपर से मशहूर विजय प्रताप के कलेक्शन को काट कर अपनी डायरी में चिपकाने लगती है। तभी वो न्यूज़पेपर में छपा एक इश्तिहार पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, मैसूर फेमस डिजाइनर विजय प्रताप को अपनी कंपनी में कुछ एम्प्लॉय की जरूरत है। अगर उनको अपनी एम्प्लॉय में से कोई लड़की पसंद आ गई तो वो उन्हें अगली मॉडल के रूप में चुन सकते हैं। ये तो एक गोल्डन चांस है मेरे लिए। अब मैं कल ही जाकर वहाँ पर इंटरव्यू दे के आऊंगी। इस तरह से अनुष्का अपने पापा से पहली बार जिंदगी में झूठ बोलती है और इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है।
जहाँ उसका मोटापा देखकर वहाँ की मैनेजर उस पे जोर जोर से हंसती है और उसका इंटरव्यू लिए बिना ही उसे वहाँ से निकाल देती है। जब अनुष्का कंपनी से बाहर निकल ही रही होती है तो उसकी मुलाकात मशहूर विजय प्रताप से होती है। विजय प्रताप को देख अनुष्का उससे रिक्वेस्ट करती है, सर मैं भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आपके ऑफिस इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन आपके यहाँ मैनेजर ने मुझे बिना इंटरव्यू दिए ही भगा दिया। अगर मेरी मैनेजर ने बिना इंटरव्यू लिए तुम्हें यहाँ से निकाल दिया है तो इसका मतलब तुम हमारी कंपनी में काम करने के लायक नहीं हो, और इसलिए अब मेरा और अपना समय बर्बाद किए बिना यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन अपने गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकलवाना पड़ेगा। लेकिन सर आप एक बार मेरा डिजाइन तो देख लीजिए। गार्ड्स, इस लड़की को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इतना बोलकर मशहूर विजय प्रताप वहाँ से अपने कैबिन में चला जाता है और गार्ड्स के आने से पहले ही अनुष्का खुद वहाँ से चली जाती है। अनुष्का आज पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसकी आंखों का आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसके सामने एक गरीब औरत आती है जो अपने हाथों में एक लहंगे की फोटो लेकर अनुष्का से बोलती है, बेटा ये लहंगा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, देखो तुम ये मुझसे खरीद लो, ये लहंगा तुम्हारे बहुत काम आएगा। लेकिन मुझे इस लहंगे की फोटो की जरूरत नहीं है। बेटा मना मत करो, अगर तुम ये लहंगे की पेंटिंग ले लोगी तो तुम्हारी वजह से किसी भूखे का पेट भर जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर अनुष्का वो लहंगे की पेंटिंग उस बूढ़ी औरत से ले लेती है और उसे घर लेकर जाकर देखने लगती है। साथ ही उसे अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में भी याद आता है और एक बार फिर से उसकी आंखों का आंसू छलक पड़ता है और वो आंसू उसकी पेंटिंग पर गिरती है, जिसके बाद वो पेंटिंग का लहंगा एक असली का लहंगा बन जाता है। ये देख अनुष्का बहुत हैरान हो जाती है और वो बोलती है, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही लहंगा है जो इस पेंटिंग में बनी हुई थी, और ये मेरे आंसू पड़ते ही असली लहंगा कैसे बन गया? तभी लहंगे में से एक आवाज आती है, क्योंकि मैं एक जादुई लहंगा हूँ और तुम्हें ये पेंटिंग देने वाली बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि वो एक जादूगरनी थी जिसने तुम्हारे साथ हो रही बदसलूकी को देखा। ये देख उसे अच्छा नहीं लगा और उसने तुम्हारी मदद करने के लिए ये जादुई लहंगे की पेंटिंग तुम्हें दे दी, और जब तुम्हारे आंसू की बूंद मुझ पर गिरी तो मैं जीवित हो उठी। अगर तुम सच में जादुई लहंगा हो तो मुझे सबसे पहले पतला कर दो ताकि मैं तुम्हें पहन सकूं। अनुष्का के बोलने पर जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और अनुष्का मोटी से पतली बन जाती है। अब उसका फिगर किसी मॉडल से कम नहीं था, जिसके बाद अनुष्का उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी होती है, जिसमें वो बेहद ही सुंदर लग रही होती है। तभी उस लहंगे में से एक और आवाज निकलती है, अनुष्का अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकती हो, तुम खुद का अपना फैशन डिजाइनिंग बुटीक खोल सकती हो, तुम एक मॉडल बन सकती हो, तुम अपने पापा का माइंड चेंज कर सकती हो, अब तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। और सबसे बड़ी बात, जिसने तुम्हारे साथ बदसलूकी करी है तुम उससे अपना बदला ले सकती हो, तुम विजय प्रताप से भी आगे निकलकर उससे उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पापा को मनाना पड़ेगा। इतना बोलकर अनुष्का अपने पिता के सामने जाती है। उसके बाद उसका जीरो फिगर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जिसके बाद अनुष्का अपने पिता से बोलती है, पापा जिस तरह से आप मुझे देखकर हैरान है ना, उसी तरह से मैं इस जादुई लहंगे को देखकर हैरान थी। लेकिन पापा मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ और मेरा सपना पूरा करने में ये जादुई लहंगा मेरा साथ देगा। अब आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जादुई लहंगा, सपना, पैसा? अनुष्का तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम इतनी मोटी से इतनी पतली कैसे हो गई? अनुष्का अपने पिता को अपनी पूरी कहानी सुनाती है और उस जादुई लहंगे के बारे में बताती है। अब अशोक को भी पूरा विश्वास हो जाता है और वह अनुष्का का साथ देता है, जिसके बाद अनुष्का उस जादुई लहंगे की मदद से खूब मेहनत करती है और अपना खुद का एक बुटीक भी खोलती है।
साथ ही वो एक कंपटीशन में भी हिस्सा लेती है और खुद ही मॉडर्न भी बनती है, जिसमें वो जीत भी जाती है। और फिर कुछ ही महीनों बाद मशहूर फैशन डिजाइनर विजय प्रताप अनुष्का से मिलने उसके घर आते हैं और उसके सामने एक ऑफर रखते हुए उससे बोलते हैं, अनुष्का, बहुत कम समय में तुम काफी फेमस हो गई हो, इसलिए मैं आज तुमसे मिलने खुद आया हूँ। तुम तो मुझे जानती ही होंगी, मैं मशहूर फैशन डिजाइनर विजय प्रताप हूँ। अगर तुम और मैं हाथ मिला ले तो हम दोनों मिलकर तरक्की के 7वें आसमान को छू सकते हैं। तो क्या तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है? सही कहा सर आपने। मैं तो आपको अच्छे से जानती हूँ, पर लगता है कि आप मुझे नहीं पहचान सके। जिसके बाद अनुष्का विजय प्रताप को वही दिन याद दिलाती है, जिसके बाद विजय को भी वो पुराने दिन याद आ जाते हैं और वह शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। तो वहीं अनुष्का भी जादू लहंगे की मदद से खुद का एक बुटीक खोलती है और अपनी कंपनी में अपनी जैसी लड़कियों को ही काम देती है, जिसे विजय प्रताप जैसे मशहूर फैशन डिजाइनर बिना उनका टैलेंट देखे ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया करते हैं। रमेश बहुत ही सीधा साधा आदमी था और गांव के बहुत से लोग उसके इस भोलेपन का फायदा उठा लिया करते थे। रमेश अक्सर लोगों को उधारी का जूस पिलाया करता था और लोग जूस पीकर उसे पैसा देना ही भूल जाते थे या फिर देने ही नहीं आते थे। रमेश उनसे 1 से 2 बार पैसों के लिए बोलता, मगर वो लोग नजरअंदाज करके चले जाते। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। ऐसे ही एक दिन रमेश के घर उसी के गांव का एक लाला आता है। लाला रमेश को धमकाते हुए उससे कहता है, अरे ओ रमेश, ये महीना भी ऐसे ही चला गया। तूने इस महीने भी कोई पैसा नहीं दिया मुझे। आखिर कब तक चलता रहेगा? ऐसे कब तक इंतजार करूं तेरे पैसे का? लाला, माफ करना, मेरे पास अभी उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं कि मैं तुम्हारा उधारी चुका सकूं। अरे तो मैंने ठेका लिया है क्या? उधार लेने से पहले ही सोचना चाहिए था ना कि कैसे उधारी चुकाऊंगा। लाला जी, मुझे बस कुछ समय दीजिए और मैं आपकी उधारी चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ और अगर इस महीने में तूने पैसा नहीं दिया तब मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे ही गांव के आदमी हो और गरीब भी हो। उस समय ये लाला तुझे अपना असली रूप दिखाएगा कि ये लाला क्या चीज है। लाला इतना बोलकर वहां से चला जाता है। रमेश की पत्नी ये सब कुछ देख रही थी। वो अपने पति रमेश से कहती है, ये सब क्या है जी? आपसे जिन लोगों ने उधारी लिया है उनसे पैसे लेकर कम से कम लाला के पैसे तो चुका दो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं लोगों को बोल बोल कर थक गया हूं कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे मेरी उधारी के पैसे दे दो, मगर लोग नजरअंदाज करके चले जाते हैं या तो मेरी दुकान पर आना ही बंद कर देते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम लोगों को उधारी देती ही क्यों हो? अगर तुम ठीक से कमाओगे नहीं तो लाला की उधारी कैसे दोगी? अरे इतना सीधापन भी अच्छा नहीं होता। अक्सर लोग इसका फायदा उठाते हैं और अब अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। रमेश की पत्नी गुस्से से अंदर चली जाती है। रमेश बेचारा भी सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश जूस का ठेला लेकर किसी दूसरे गांव चला जाता है और जूस बेचता है। जहां उसकी अच्छे से बिक्री होती है, वो उन पैसों को लेकर घर वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत इतनी बेबस और लाचार होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। रमेश अपना ठेला रोककर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, अरे अम्मा, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, तुम्हें कहाँ जाना है? अरे बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे अपना इलाज करवाना है। परिवार में मेरा कोई नहीं है जो मेरा इलाज करवाए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बेटा। हाँ अम्मा, तुम अस्पताल चलो, मेरे साथ चलो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे भी है। आज मेरी अच्छी बिक्री हुई है भगवान की कृपा से, तो मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। चलो मेरे साथ। रमेश उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसका इलाज होता है। डॉक्टर कुछ दवा लिखते हैं और रमेश अपने ही पैसों से उस बूढ़ी औरत के लिए दवा ले लेता है
और उस बूढ़ी औरत के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर बूढ़ी औरत को दे देता है। और वो बूढ़ी औरत पहले से अच्छा महसूस कर रही होती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत रमेश से कहती है, अरे बेटा, मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे किसी खुले खेत में ले चलो बेटा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रमेश बूढ़ी औरत को किसी खुले खेत में ले जाता है, जहां बूढ़ी औरत एक देव कन्या का रूप ले लेती है और रमेश से कहती है, रमेश, मैं एक देव कन्या हूं और आज तुम्हारी वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हुई हूं। मुझे श्राप मिला था और उस श्राप में मुझ जैसी सुंदर देव कन्या को एक बदसूरत बूढ़ी औरत बनने का श्राप मिला था, और मैं श्राप मुक्त तभी होती जब तुम जैसा साफ मन का इंसान मेरी सच्चे दिल से सेवा करे, तब जाकर मैं अपनी इस श्राप से मुक्त होती। और तुमने मेरी सच्चे मन से खूब सेवा की है, जिस वजह से आज मैं अपने श्राप से मुक्त हुई हूँ। और मैं बदले में तुम्हें 3 जादुई जूस की मशीन देना चाहती हूँ, जिस मशीन से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। जैसे पहली मशीन से सोने के सिक्के निकलेंगे, दूसरी मशीन से चांदी के सिक्के निकलेंगे और तीसरी मशीन से पैसे ही पैसे निकलेंगे, जिससे तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे। साथ ही उन मशीन से तुम जूस भी बना सकोगे, और उस मशीन से बना हुआ जूस काफी स्वादिष्ट होगा और लोग खुद खींचे चले आएंगे तुम्हारे पास। इतना बोलकर वो देव कन्या वहां से चली जाती है। रमेश अपने साथ वो मशीन लेकर घर आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ऐसे ही अगले दिन रमेश मशीन को चालू करता है, जिसमें से पहले मशीन से सोने के सिक्के निकलते हैं, दूसरी मशीन से चांदी के सिक्के निकलते हैं और तीसरी मशीन से पैसे ही पैसे निकलते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब रमेश की आर्थिक हालत पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। रमेश अपने सर पर लगे हुए सारे कर्ज को हल्का कर लेता है। रमेश की तरक्की देखकर गांव के कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन एक आदमी रमेश के घर आता है और रमेश के ठाट बाट देखकर उससे कहता है, अरे क्या बात है रमेश, इतने कम समय में इतना ज्यादा तरक्की, ये सब कैसे संभव है भाई? बस जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे रमेश, तुम तो अपनी हर बात मुझे बताते हो, ये बात भी बता दो, आखिर कौन सी तिजोरी में हाथ डाला था तुमने जो एकदम से इतने अमीर बन गए? वो आदमी रमेश को बहुत ही ज्यादा उकसाने की कोशिश करता है ताकि रमेश अपने अमीर होने के राज को उससे बता दे। रमेश जैसे ही उस आदमी को उन 3 जादुई मशीन के बारे में बताता है, तभी वहां रमेश की पत्नी आ जाती है और वो उस आदमी को फटकार लगाते हुए कहती है, अरे भाई साहब, आप अगर अपनी तरक्की पर ध्यान देंगे तो शायद आपको इन लोगों से उनकी तरक्की के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाभी जी, मैं तो बस ऐसे ही रमेश भाई का हाल चाल ले रहा था। जब बुरे समय में हमारा हाल चाल नहीं लिया तो अब हमारा हाल चाल ना ही लो तो बेहतर होगा आपके लिए। रमेश की पत्नी आदमी को फटकार लगाते हुए वहां से भगा देती है। उसके बाद वो रमेश को खूब समझाती है कि हद से ज्यादा भोलापन भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता।